एक ठंड की शाम थी। चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था, इतना कि घर से कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। घर के सामने आंगन में दादाजी अपने पुराने घाट पर बैठे थे। बच्चे दादाजी के बिल्कुल सामने गोल घेरा बनाकर बैठे थे। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी फैल रही थी। दादाजी, आज हमें एक भूत की कहानी सुनाओ ना। मैं तुम्हें आज एक भूत की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन डरना मत और बीच में कहीं जाना मत, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां अपने सुनने वालों को पहचान भी लेती हैं। दादाजी ने अपनी खाट पर थोड़ी करवट बदली, फिर कहानी शुरू की। बच्चे पूरे ध्यान से सांस रोके उनकी हर बात सुनने को तैयार बैठे थे। धीमी भारी आवाज में दादाजी बोले, तूफानी बरसात में रामलाल, जो एक किसान था, शहर से अपने घर की ओर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई। तूफान और बारिश दोनों ही उसे आगे जाने से रोक रहे थे। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गईं। ये तूफानी बरसात और ठंडी हवा, लगता है ठंड का मौसम जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। थोड़ा दूर चलते चलते रामलाल को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है, पर इस जंगल में ये अकेला घर कुछ अजीब लग रहा है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बरसात में मुझे लगता है यहाँ रुकना सही होगा। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रामलाल धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है, जैसे इस तूफानी बारिश में उसे आराम करने की उम्मीद दिख रही हो। रामलाल घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अंदर जाना सही रहेगा या नहीं, पर फिर वो आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लेता है। कोई है घर में? कोई है? मदद चाहिए। इस तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है, अंधेरा भी ज्यादा है। कोई सुन रहा है मेरी बात? तभी अंदर से काली साड़ी पहने एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे अम्मा, मैं रामलाल हूँ, पालमपुर गांव से हूँ, किसान हूँ अम्मा। बस शहर से बीज लेने आया था, पर घर आते आते रात हो गई। तूफानी बारिश में सफ़र करना मुश्किल है। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊँगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। रामलाल और वो बुजुर्ग औरत कमरे में आकर बैठ जाते हैं। रामलाल की नज़रें कमरे के इधर उधर घूम रही थीं। अम्मा, आप यहाँ पर इस वीराने जंगल में अकेली रहती हो, क्या आपको इस वीराने में डर नहीं लगता? हमारे गांव में आग लगने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे गांव में रहने गए तो उन लोगों ने रहने को कोई ठिकाना नहीं दिया। फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ इस पुराने घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर एक तरह की उदासी छा जाती है। रामलाल बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे पायल पहने औरत के चलने की आवाज आने लगती है। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है। सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात को, रात के इस पहर कौन होगा। वो देखने के लिए बाहर की तरफ आता है। बाहर बारिश रुक गई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, एक लड़की उसे बैठी हुई दिखाई देती है। आप यहाँ इस रात? अम्मा कह रहे थे कि सो गए हैं। क्या हुआ? इतनी रात को आप बाहर क्यों बैठे हो, अंधेरे में अकेले? सब ठीक है ना? जी हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर घूम लूं। आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं किसान हूँ, शहर से बीज ले आया था। वापस आते वक्त तूफानी बारिश के कारण मदद लेने आया था, तो अम्मा ने यहाँ रुकने को कह दिया। मैंने भी सोचा तूफानी बारिश में आगे कहाँ जाऊँगा, तो रुक गया। हाँ जी, बिल्कुल सही किया आपने। इस तूफानी बारिश ने बहुत लोगों से बहुत कुछ छीना है। वैसे भी इस अंधेरी रात में आपका जाना मुश्किल ही था। थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो बाहर आ गई, पर बादल देख के लगता है बरसात फिर से शुरू होने वाली है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही ही किया यहाँ रुकने का सोचकर। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला मुझसे मिलकर क्या ही होगा?
पर हाँ, जहाँ किसी को मिलना होता है वो वहाँ मिल ही जाता है। पर इन काली तूफानी रातों में हर कोई मिलने वाला सही हो, ये ज़रूरी नहीं है बाबू। आपकी बातें सुनकर मैं डरूं या हंस दूं? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बारिश में इंसान में ही भूत घूमते हो। इतना नहीं सोचा करते। आप अपना बताइए, इस जंगल में रहकर बोर तो नहीं हो गए? वो बातें कर रहे होते हैं, पर इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। रामलाल बिस्तर पर सोने के लिए कमरे में आ जाता है और बैठकर माया के बारे में सोचने लगता है। रामलाल इतनी गहरी नींद में सोया था कि दिन कब हो गया पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, दिन भी हो गया और मैं यहीं सोया हुआ हूँ। देर हो जाएगी गांव जाने में, जल्दी उठकर माया जी से मिलकर चलता हूँ। रामलाल बिस्तर से उठकर बाहर की ओर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें माया को ढूंढ रही हों। गांव पहुंचने की जल्दी में रामलाल ने रुकने के बजाय सीधे रास्ता पकड़ लिया। सुबह का मौसम था, हवा चल रही थी। बारिश के बाद जंगली रास्ता हरा भरा और मनमोहक लग रहा था। बैलगाड़ी की चाल धीमी थी, पर रामलाल का मन तेजी से भाग रहा था, बार बार उसी ओर, माया की ओर। वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। रास्ते के किनारे वहीं खड़ी थी माया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर बूंद किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रही हो। अरे माया जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा क्या? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना माया जी? बताइए कुछ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और अम्मा जंगल में लकड़ी लेने गए थे। अम्मा थोड़ी दूर गई थी कुछ खाने को चुनने, फिर वहाँ कुछ भयानक हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ। क्या हुआ माया जी? ये हाल कैसे हो गया आपका? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? डरिए मत, मैं यहीं हूँ। बताइए खुलकर, क्या देखा आपने? इतनी सहमी हुई क्यों है आप? कुछ तो कहिए। वो शेर अम्मा को अपने साथ ले गया। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, अब किस्मत ने अम्मा को भी छीन लिया। मैं क्या करूं अब? किसके पास जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूं। नहीं माया जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपकी अम्मा को तो नहीं बचा पाया, पर अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए। रामलाल माया को बैलगाड़ी में बैठाकर गांव की ओर ले जाता है। सफ़र करते करते धीरे धीरे शाम ढलने लगी। रामलाल के चेहरे पर थकान थी, पर मन में एक गहरी टीस। माया के साथ जो हुआ उसका बोझ अब भी उसके दिल पर था। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू के बीच वो अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की चौपाल की ओर बढ़ा। वहां कुछ लोग बैठे थे जो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। चौपाल के आगे सरपंच साहब खड़े थे। अरे रामलाल, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया रे? हमको तो लगा था तू शहर में रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखी इसे। अरे सरपंच जी, कल तूफानी बारिश के कारण गांव नहीं पहुंच पाया। ये माया जी हैं, मेरी दोस्त। वो अब इस गांव में रहने आई हैं। कृपया उन्हें स्वागत दीजिए और मदद करें। अच्छा, माया जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। रामू, अब घर चला जा, बारिश होने वाली है। इन तूफानी बरसातों में बाहर मत निकलना। सुरक्षित रहना ही सबसे जरूरी है। जी सरपंच जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपका गांव बहुत अच्छा लगा। पर यह तूफानी बारिश का क्या किस्सा है? ऐसी बारिश में सच में क्या होता है? माया, तुम्हें नहीं पता यहाँ तूफानी बारिश में कितना कहर आता है। बुरी शक्तियाँ इस समय बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इन तूफानी बरसातों में हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। सावधान रहो, कहीं कोई खतरा ना पहुँच जाए। तभी एकदम से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सभी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अगले ही दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। तालाब के किनारे रमेश गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से सारा रंग उड़ गया हो। किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। गांव वाले, काका और सरपंच सब वहीं इकट्ठा थे। अरे भगवान, रमेश को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, जैसे अचानक ताकत ही निकल गई हो उसमें से। क्या हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी मदद बुलानी चाहिए।
अब मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं। रमेश मर गया है, जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। सब कुछ अचानक और अजीब सा हो गया है। बहुत समय पहले दूसरे गांव में भी ऐसा हुआ था। वहां का गांव पूरी तरह उजड़ गया था। सुनने में आया था कि उस रात पिशाचिनी आई थी और इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। काका पूछते हैं, आप भी कौन सी कहानियां ले बैठे गए? ऐसा तो कभी नहीं होता। रामलाल सोचता है कि अब माया का असली रूप सामने लाना होगा। रात को रामलाल काली माता के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है, हे काली माँ, हमारी रक्षा कीजिए। गांव में 2 लोग पिशाचिनी की वजह से जीवन खो बैठे हैं। हे माँ, आपका दर्शन दीजिए और इस विपदा से हमें बचाइए। हम आपकी शरण में आते हैं, हमारी सुनिए और हमारे घरों को सुरक्षित रखिए। कृपया इस अंधेरे से उजाला लाकर हमें फिर से शांति दीजिए। काली माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, रामू, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज मैं तुझे वो वरदान देती हूँ जिससे इस गांव पर कोई बुरी शक्ति फिर कभी दृष्टि न डाले। इस मंत्र का जाप करना, ओम क्रीम कालिकाय नमः रक्षस्व माम सर्वतः। ये तेरा कवच बनेगा बेटा। जा बेटा, अब तेरे साहस से ये अंधकार मिटेगा। रामलाल धन्य हो गया। माँ, आपके दर्शन पाकर मुझ पर आपने कृपा की है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पूजा में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। जय काली माँ की। काली माँ से आशीर्वाद लेकर रामलाल माया के पास आता है। मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है माया। तुम यहाँ गांव के लोगों को मार रही हो। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। माया एकदम से अपने असली रूप में आ जाती है। रामलाल काली माता का मंत्र जाप करने लगता है। ये मंत्र पढ़ना बंद कर रामलाल, तू नहीं बच पाएगा। ये मंत्र मत पढ़, मैं जल रही हूँ। मैं वापस आऊंगी। याद रखना, तू और तेरे गांव को खत्म करने में वापस आऊंगी। कहानी खत्म होते ही आंगन में एक भारी सन्नाटा छा गया। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि लालटेन की धीमी रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। तो बच्चों, कैसी लगी चुड़ैल की कहानी? अब भी बाहर जाने की हिम्मत है या बिस्तर में दुबकने का इरादा है? दादाजी धीरे धीरे बोले, कुछ रूहें कभी पीछा नहीं छोड़ती बेटा। चलो अब चुपचाप सोने जाओ और खिड़कियां कसकर बंद कर लेना, क्योंकि कोहरा बहुत घना है और ऐसे में आवाजें अक्सर रास्ता भटक जाती हैं। बच्चे झटपट कमरे की ओर भागे। दादाजी आधे अंधेरे में रह गए और कोहरे की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोले, शुभ रात्रि। अगर सो सको तो।